Say friends, good afternoon from Global College of Law, Dr. B.S. Satyarthi. And today our video will be on res subjudice, section 10 of CPC 1908. When we talk of CPC means Civil Procedure Code. Civil Procedure Code is the strongest code and very forceful code for law in India, and this is the code from which all the branches of laws deal in civil matters. This may be civil code, this may be commercial code, this may be NCLT, this may be any tribunal dealing in the civil matters. So all the procedure is borrowed from CPC 1908, and CPC contains certain doctrines. Last time we had discussed about the doctrine of res judicata and constructive res judicata, that is section 11, and today we will discuss res subjudice, section 10 of CPC. These doctrines are very important doctrines for students who want to study CPC, and please note that CPC is the subject very important for all the competitive exams, but at the same time it is very complicated and tough, because CPC is not only substantive law but it is procedure law also. When we talk of substantive law, the sections of the CPC deal with the substantive law, rules, orders and rules of this CPC are the procedure law. So this we have to understand very well. So today the doctrine of res subjudice, section 10, and with me is sitting Mr. Mehtab Alam Ansari, our professor in Global College of Law, and who has been teaching CPC to the students, and he is very clear about the doctrines, as last time he had made clear res judicata. He had discussed in length, and today I will request him to tell us what res subjudice is. Res subjudice. Subjudice means जो कोई भी मुकदमा चल रहा है ऑलरेडी, उसके बारे में res subjudice का डॉक्ट्राइन क्या है, जिसे सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है. तो पहले बात तो कंडीशंस बताइए मेहताब साहब कि सेक्शन 10 में res subjudice की क्या क्या कंडीशंस हैं. जो 6 कंडीशन आपने डिस्क्राइब करी हैं उनको प्लीज बताइए. मैं 6 जो इसके एसेंशियल्स हैं उसको रीड करता हूँ और साथ में सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट इज पेंडिंग इन कोर्ट. सबसे पहले जब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस होता है, इसमें 2 प्रकार के वाद होते हैं. मतलब वाद एक होता है लेकिन 2 वाद होते हैं. मैं उसको समझाऊंगा. एक प्रीवियस इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूटेड है, एक सब्सिक्वेंट सब इंस्टीट्यूटेड है, जो पूर्व में दाखिल किया गया है और एक बाद में दाखिल किया गया है. तो जैसे मान लीजिए पहले एक केस हमने किसी कोर्ट में दाखिल कर दिया, ठीक है, और वो केस वहाँ पर अभी लंबित है, पेंडिंग है, वहाँ उसमें जजमेंट नहीं आया. सेम मैटर, सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम पार्टीज के बीच वही मैटर, अगर सेम मैटर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है और वही पक्षकार है, उसी मैटर को किसी अन्य न्यायालय में दाखिल करते हैं, तो ऐसा दूसरा कोर्ट उस मामले की सुनवाई या ट्रायल नहीं करेगा. मैं मेहता साहब भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी पार्टी, 2 पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर पे कोई सिविल सूट है, ऑलरेडी कहीं पड़ा हुआ है और वो उसका एडवांटेज लेने के लिए कहीं दूसरी जगह डाल देते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या जो एफिडेविट होता है प्लेंट के साथ, उसमें कोई क्लॉज होता है कि रेस सबजुडाइज नहीं. एक्चुअली प्लेंट में तो लिखा नहीं जाता है, क्योंकि पार्टी तो खुद लिखती नहीं है. पार्टी वो ठीक है, क्या ये लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए? अच्छा, कायदे में तो लिखा जाना चाहिए लेकिन पार्टी लिखती नहीं है. लेकिन ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि कोर्ट इस चीज़ को इंश्योर करे, या क्या नाम है कि पहले से, या जो भी अगेंस्ट पार्टी होती है वो कोर्ट को मतलब बताती है, अवेयर करती है कि साहब इस मामले में पहले से ही माननीय न्यायालय के समक्ष केस लंबित है और ये इस केस को दोबारा चलाया जा रहा है, तो माननीय न्यायालय इस केस को क्या कहते हैं ट्रायल रोक देता है जब इस मामले में पहले ही सुनवाई हो रही है. See, yeah, Mehta sir, may I want to add
मैं बताना चाहता हूँ कि ये ड्यूटी डिफेंडेंट की है पॉइंट आउट जी करना जी डिफेंडेंट जी कि साहब इस तरह का मुकदमा ऑलरेडी वहाँ चला है या चल रहा है। जी जी कोर्ट की ड्यूटी नहीं, ये ड्यूटी डिफेंडेंट की है। डिफेंडेंट यदि डिफेंडेंट इसे पॉइंट आउट नहीं करेगा तो ये मुकदमा चलता रहेगा। जी। तो बस इसलिए किसी भी स्टेज पर अगर नॉलेज हो जाती है यस, तो वहाँ स्टॉप नॉलेज नहीं है, ये डिफेंडेंट जब तक पॉइंट आउट नहीं करेगा, जी ध्यान रखिए अब इस बात को। हम्म, तो यदि इंस्टीट्यूटेड सूट है और कोई नया इंस्टीट्यूट कराना चाहता है तो उसके प्लांट में यदि ये क्लॉज नहीं है, एफिडेविट में क्लॉज नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसे पता नहीं होगा, इसलिए नहीं। जी और जब किसी स्टेज पर आता है तो ये डिफेंडेंट की ड्यूटी है कि इसी तरह का मुकदमा हम दोनों के बीच में पहले चला था, उसका डिसीजन ये है, ये आज चल रहा है, चल रहा है। ठीक है जी। तो सर ने बहुत अच्छा आप लोगों को क्लियर किया। तो सबसे पहले इसमें एसेंशियल है कि दो पार्टीज होनी चाहिए और दोनों पार्टीज के पास बीच जो मैटर है वो सेम मैटर है दोनों के बीच, और कॉज ऑफ एक्शन सेम है। जब दोनों पार्टीज ने सेम मैटर पे सेम कॉज ऑफ एक्शन में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस फाइल कर दिया और फिर उसी मैटर को लेकर उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर पार्टीज किसी अन्य कोर्ट में या उसी कोर्ट में या किसी अन्य कोर्ट में कौन कौन सी कोर्ट आती हैं? ऐसी कोर्ट जो टेरिटोरियल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो पूरी इंडिया में कहीं पे भी नहीं डाला जा सकता, कहीं नहीं डाला जा सकता। हाउएवर जी द फाइलिंग ऑफ सच सूट आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया इन एनी अदर कंट्री प्रेक्लूडेड, जी मैं वो प्रेक्लूड है, वो डाल सकते हैं। सेम कोर्ट इन विच, एक तो या तो उसे सेम कोर्ट में डाल दिया गया है या अदर कोर्ट में डाला गया है जो इंडिया में है, हाँ। या किसी एनी कोर्ट में डाला है जो इंडिया के क्षेत्र से बाहर है, लेकिन अगर उसे केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और वो भारत के क्षेत्र के बाहर है, तो उसको भी न्यायालय इंडिया का ही माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट, अगर इन केसों में इन कोर्टों में केस चल रहा है या दूसरा केस डाला गया है तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ साथ मैं दूसरा बताऊंगा, इसी के साथ सेक्शन 10 में एक एक्सप्लेनेशन है कि फॉरेन कोर्ट, अगर कोई फॉरेन कोर्ट में उन्हीं पार्टीज के बीच सेम कॉज एक्शन पे सेम पार्टीज पर कोई केस पेंडिंग है तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो फॉरेन कोर्ट है। फॉरेन कोर्ट नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड जी। तो इस तरह का इस प्रकार से हमने सेक्शन 10 को समझ लिया। और रेस जुडिकेटा और रेस ऑफ जुडिस में डिफरेंस क्या है? रेस जुडिकेटा में दोनों पार्टीज सेम मैटर पे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा एडजुडिकेशन मतलब उस पर जजमेंट पा जाती हैं, तो जजमेंट जब फाइनली एक कोर्ट ने दे दिया है तो वो दोबारा उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम मैटर को नहीं चला सकते, तो वो कोर्ट उस क्या कहते हैं सूट को बार कर देती है, सूट बार कर देती है। मतलब रेस जुडिकेटा में सूट बार हो जाता है और रेस सब जुडिस में क्या है, ट्रायल बार हो जाता है, ट्रायल सुनवाई रुक जाती है, उसमें सूट रुक जाता है, इसमें कार्रवाई रुक जाती है, इसमें कार्रवाई रुक जाती है, good. ठीक है। ये और difference है। रेस सब जुडिस में मैटर पेंडिंग होता है, रेस जुडिकेटा में मैटर कभी पेंडिंग नहीं होता है, वो ऑलरेडी न्यायालय के द्वारा डिसाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से सेक्शन 10 और सेक्शन 11 की दोनों वीडियो ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के चैनल में पड़ी हुई है, दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही क्लियर किया गया है, वीडियो 10 मिनट की होती है, 5 मिनट की, इसमें बहुत ज़्यादा और डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता। तो आप कॉलेज में आएँ और सर से मेरे से संपर्क करें और हम लोग इसको और डिटेल से थैंक यू अता सर। एट द सेम टाइम से हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि दोनों डॉक्ट्राइन इतने इम्पोर्टेंट हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे LLB के 5th सेमेस्टर और BA LLB का 9th सेमेस्टर में CPC पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए पूरी तैयारी करें और उनको समझें। और जो बच्चा डॉक्ट्राइन्स को समझ जाता है वो सब्सटेंटिव लॉ ऑफ CPC समझ जाएगा। डॉक्ट्राइन समझना बहुत ज़रूरी है और सब्सटेंटिव लॉ समझना जरूरी है। अब प्रोसीजर लॉ है, जब पढ़ाएंगे तो आप आएंगे कि प्रोसीजर लॉ का मतलब क्या है, जहाँ रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑर्डर रूल्स। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर इज गिवन इन द CPC फॉर द प्रोसीजर, कि ये ऑर्डर है, इसको इस तरह करें। और रूल क्या है? उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका बनाया गया वो रूल है। तो इस तरह से हमें ये समझना, CPC बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, इसको समझने के लिए क्लासेस रेगुलर करें, मेहताब साहब से संपर्क रखें, कॉलेज में संपर्क रखें, साथ ही साथ इसको पढ़ते रहें, हम लोगों से बातचीत करते रहें जहाँ भी डाउट आते हैं। और इसके ऊपर आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, इनके ऊपर आपको PUT भी दिया जाएगा। हम 16 जुलाई से क्लासेस चालू कर रहे हैं
सभी से अनुरोध है कि आप इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और हमारा चैनल ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ यूट्यूब पर है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको समझें और कहीं भी ज़रूरत है हम हमेशा आपके साथ हैं। कॉलेज सातों दिन खुलता है, संडे को भी खुलता है और हम क्लासेस को भी संडे को स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी मैसेज एडवांस में दे दी जाएगी सभी को, ठीक है। और हम बाहर के भी एक्सपर्ट्स बुला के कराएंगे यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी है। वी आर ऑलवेज विद स्टूडेंट्स, वी आर प्रो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सेंट्रिक कॉलेज, वी आर इन पोजिशन राइट फ्रॉम 2010। We want that our college must work as per the aspirations of the institutions, as per the aspirations of CCSU Meerut, as per the aspirations of Bar Council of India. We don't want to be second to none. We want to stand at position number 1. We want to do everything for law, and law is our lifeline. Thank you very much. Thank you so much, Mehta ji, and Dr. Saab. Thank you so much.